Hello everyone. So today we are going to start 12th class chapter which is electromagnetic induction, that is EMI. तो स्टार्ट करते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स को जो है हम फाई से डिनोट करते हैं। ये जैसे आप देख पा रहे हो, ये फाई भी जो है मैग्नेटिक फ्लक्स को ही डिनोट करता है, जिसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? बी इंटू ए। ये वेक्टर की फॉर्म में है। बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया वेक्टर। ठीक है, ये चीज़ें जो है हम मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में जो है पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे मेरे पास क्या फॉर्मूला है? अगर इसकी वेक्टर की फॉर्म में हटाकर मैं इसको नॉर्मल लिखूँ, बी ए कोस थीटा। ऐसा यूनिट इसकी क्या होती है? टेस्ला मीटर स्क्वायर, और इसको हम नॉर्मल या फिर कॉमन लैंग्वेज में वीबर कहते हैं। ठीक है, वीबर भी आपके पास आ सकता है, टेस्ला मीटर पर स्क्वायर भी आपके पास आ सकता है, तो कंफ्यूज ना हो, वो मैग्नेटिक फ्लक्स की ऐसा यूनिट होती है। ठीक है, देखो ये फॉर्मूला तो आप अप्लाई करोगे जब आपके पास यूनिफॉर्म, मतलब आपको मेंशन नहीं कर रखा। ठीक है, जब आपको मेंशन ना कर रखा हो कुछ भी कि यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म है, तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हो। लेकिन पर्टिकुलर आपको दे दिया कि यूनिफॉर्म में आप अप्लाई करोगे बी ए कोस थीटा वाला, और नॉन यूनिफॉर्म है तो आप इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला यूज करोगे, दैट इज इंटीग्रेशन डी फाई इज इक्वल टू बी वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर। ठीक है, जिसका फॉर्मूला क्या होगा? फाई बी इज इक्वल टू बी डी ए वेक्टर की फॉर्म में इंटीग्रेशन के अंदर। ठीक है, हमेशा एप्लीकेबल और करेक्ट फॉर्मूला ये होता है आपके पास। ठीक है, मतलब न्यूमेरिकल में आपको ना दे रखा हो कि भाई यूनिफॉर्म फील्ड की बात करी जा रही है या फिर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड की, तो आप वहाँ पे जो है इस फॉर्मूले को यूज़ करें मैग्नेटिक फ्लक्स को निकालने के लिए। ठीक है, अब एन टर्न्स की बात की जाए कि भाई बहुत सारी मतलब टर्न्स, कंटिन्यूस टर्न्स की वहाँ पे बात करी जा रही है, तो वहाँ पे बस कुछ नहीं करना, एन लगा देना आगे, जो किसको डिनोट करता है? नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। अब बात करेंगे फेरेडेज लॉ के। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो है हमारे जो फेरेडे एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 2 लॉ दिए थे। ठीक है, मतलब इन्होंने जो है इतनी ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्लियर कर दी थी कि भाई कैसे जो है जो EMI है, मतलब जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या फिर EMF है, वो कैसे जनरेट होता है, कैसे इंड्यूस होता है किसी भी कंडक्टर में। ठीक है, तो इन्होंने 2 लॉ हमें दिए, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ करके। तो फर्स्ट लॉ अगर हम देखें तो वो हमें क्या बताता है? व्हेन एवर देर इज़ अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, जब भी चेंज होगा मैग्नेटिक फ्लक्स में, दैट इज फाई बी में, जो लिंक होता है कंडक्टर के साथ, ऑब्वियसली हम जानते हैं कंडक्टर के साथ ही लिंक होता है, एक EMF उसमें इंड्यूस होगा कंडक्टर में। EMF क्या होता है? मेरा पोटेंशियल डिफरेंट। ठीक है, जिसकी वजह से करंट जनरेट होता है। तो मैंने क्या बताया, आप सुनो। जब भी मेरा कंडक्टर है, कंडक्टर में मेरा जो है कंडक्टर में जो मेरा लगा उससे कनेक्टेड मैग्नेटिक फ्लक्स जो है उसमें चेंज हो गया। मान लो कि आप एक एग्जांपल में देती हूँ, आप डांस करते हो। ठीक है, आप डांस कर रहे हो, यानी आपकी जो मैकेनिकल, वो मान लो कि डांस कर रहे हो, वो आपकी मैकेनिकल एनर्जी है। ठीक है, उसके बाद वो आप डांस करते रहते हो, करते रहते हो। ठीक है, आप जितना मूवमेंट करते हो वो आपकी मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में चेंज होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप वही चीज़ लो कि आपकी जब मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स में जितना चेंज आएगा आपकी EMF इंड्यूस हो जाएगी। ठीक है, EMF क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है वहाँ पे फील्ड आपकी वहाँ पे इंड्यूस होती है, जिसको हम पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं। तो आप यही एग्जांपल से याद रखना कि आप डांस कर रहे हो, मैग्नेटिक जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होता है, सेम वही मैग्नेटिक फ्लक्स जो है कंडक्टर से लिंक हुआ। मतलब क्या होगा इसमें? ये डायग्राम देखो आप, कि जब भी आपके पास ये जो है कंडक्टर है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, ये कैपेसिटर है, ठीक, सॉरी कंडक्टर है, ये मैग्नेट है, ये कंडक्टर है। ठीक है, ये कंडक्टर, ये मैग्नेट। आप जैसे जैसे इसको पास लाओगे, दूर लेके जाओगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, यहाँ पे पास लाओगे ज़्यादा हो गई, दूर लेके जाओगे कम हो गई। तो ये इसमें चेंज आ रहा है ना, आप इसकी मूवमेंट कर रहे हो, इसको हिला रहे हो मैग्नेट को, तो इसकी वजह से वही जो आप जैसे डांस स्टेप, आप डांस करते टाइम जो आपकी बॉडी मूव करती है, ठीक, आगे पीछे होती है, जिसकी वजह से जो है फ्लक्स चेंज होता है, फ्लक्स की वजह से EMF इंड्यूस हो रहा है। वही चीज़ कि आप इसको मूव कराते हो, मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक होता है कंडक्टर के साथ उसमें चेंज आता है, और एक EMF जो है क्या है? इंड्यूस हो जाता है कंडक्टर में। सेकेंड लॉ की बात करें, अब इसमें तो हमें बता दें कि भाई कैसे होगा, कैसे EMF इंड्यूस हुआ, कि हमें पता चल गया भाई मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक होता है कंडक्टर से उसमें चेंज आया, EMF हो गया इंड्यूस। सेकेंड लॉ हमें क्या बताता है? मैग्नीट्यूड के बारे में, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF, मतलब कि अब ये बताएगा कि आप जितनी स्पीड से इसको आगे पीछे लेकर जाओगे, आगे मूवमेंट कराओगे इसकी, उतनी स्पीड से जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा और उतना ज़्यादा आपका EMF इंड्यूस होता है। इसमें तो सिंपल आपको बात बताई थी कि भैया ऐसे ऐसे हो गया। सेकंड लॉ को ये कहता है कि आप उसको अगर फास्ट रेट पे रखोगे ना, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज को फास्ट रेट पे रखोगे, दैट इज d फाई अपॉन dt को अगर फास्ट रखोगे, तो आपका EMF जो है उतना ज़्यादा इंड्यूस होगा।
ठीक है, तो ये बात यहाँ पे बताई। क्लोज्ड सर्किट में क्या है, हमारा क्लोज सर्किट में क्या होता है, करंट इंड्यूस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास जो है दो फॉर्मूले निकल के आए, वो क्या है, ये देखो, ये मैग्नीट्यूड के फॉर्म में है। ई मेरा ईएमएफ को जो है डिनोट कर रहा है, ईएमएफ को ई से हम डिनोट करते हैं। इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला हम जानते हैं, हम जो मैग्नीट्यूड वाले को इंस्टेंटेनियस में ही लेते हैं, तो ई इज इक्वल टू डी फाई बी अपॉन डी टी। एक तो ये फॉर्मूला हो गया नॉर्मल, हम जान गए। दूसरा क्या होगा, एवरेज के केस में बात करें तो बस डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो है मैग्नेटिक फ्लक्स की बात की। ठीक है, वहाँ पे हमने दो फॉर्मूले देखे, एक यूनिफॉर्म का, एक नॉन यूनिफॉर्म फील्ड का। हमने देख लिया फेरेडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसमें हमने फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, दो लॉ पढ़े। ठीक है, दो फॉर्मूले हमने यहाँ देख लिए। अभी आप ये फॉर्मूला याद रखना बस कि ई इज इक्वल टू माइनस डी फाई बी अपॉन डी टी। सोच रहे होगे ये माइनस कैसे आया है, ये माइनस जो है लेंजेज लो हमारे पास एक टर्म आती है, इससे हमारे पास ये फॉर्मूला निकल कर आता है। ये आगे पढ़ेंगे हम अभी इसको। ठीक है, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम है, इसको आगे आएगा ये टॉपिक। इतने आप ये याद रखना कि माइनस आता है इस फॉर्मूले में। ठीक है, माइनस कुछ नहीं, डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, ये चीज़ हम जानते हैं। तो यहाँ पे बस आप ये याद रखना। हमारे पास करंट का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर। देखो, डेल्टा वी अपॉन आर दैट इज इक्वल टू, वी को हम क्या लिख सकते हैं, ई अपॉन आर। तो आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि करंट इज इक्वल टू ई एम एफ अपॉन रेजिस्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें कि फ्लक्स कैसे चेंज होता है, यानी फाई की वैल्यू हम जानते हैं, फाई इज इक्वल टू बी ए कोस थीटा होता है, लेकिन फाई की वैल्यू चेंज कैसे हो सकती है कि भैया फाई की वैल्यू कब कब चेंज हो सकती है, या तो जब आप बी को चेंज करो यानी मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आ रहा है, या फिर ए, या फिर आप आर में चेंज करो। आर चेंज मतलब जो रेडियस मेरा चेंज होता है, जिसकी वजह से मेरे एरिया में चेंज होगा, ये वही जो है वही पॉइंट है ये। और कोस थीटा यानी थीटा की वैल्यू चेंज हो रही है, तो अल्टीमेटली क्या है, आपका फ्लक्स में चेंज आता है। ठीक है, अब देखो ये एक फॉर्मूला है न्यूमेरिकल पर्पस के लिए, मैंने यहाँ लिखा था, जब भी आपको दे रखा हो कि एरिया चेंज हो रहा है, एरिया चेंज हो रहा है, आपको ज़्यादा ये मतलब कुछ चीज़ें पता है ऐसी होती है कि अगर आप याद रखते हो ना तो वो बहुत बेनिफिशियल होती है। अब जब भी एरिया दे रखा हो तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, वो अपना मैग्नीट्यूड ई इज इक्वल टू 2 पाई आर बी इंटू डी आर अपॉन डी टी। ठीक है, या फिर दूसरा फॉर्मूला यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स दे रखी हो तो आप सिंपल यहाँ पे एन पुट कर सकते हो, डी आर अपॉन डी टी। क्या फॉर्मूला है, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में ई एम एफ इज इक्वल टू 2 पाई आर बी इंटू डी आर अपॉन डी टी। ठीक है, ये फॉर्मूला जो है बहुत हेल्पफुल होता है न्यूमेरिकल के केस में। सिंपली आपको दे दें कि भाई एरिया चेंजिंग की बात करी जा रही है न्यूमेरिकल में, तो ये फॉर्मूला सिंपली पुट करो, वैल्यूज़ दे रखी होंगी उसको पुट करो और आपका आंसर आ जाएगा। इंड्यूस्ड चार्ज की अगर हम बात करें कि भाई इंड्यूस्ड चार्ज क्या होता है, तो हम जानते हैं कि ई इज इक्वल टू डी फाई अपॉन डी टी हमारे पास फॉर्मूला होता है। ठीक है, आई का फॉर्मूला, करंट का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, ई अपॉन आर। तो ई के प्लेस में हम क्या पुट कर सकते हैं, जो हमने निकाला था डी फाई अपॉन डी टी, इंटू में आर क्या हो गया, यहाँ पे जाके फ्रैक्शन की फॉर्म में हो गया 1 अपॉन आर। तो आई क्या होता है, अगर आई को हम और डिटेल में लिखें, डी क्यू अपॉन डी टी, तो डी क्यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी फाई अपॉन डी टी इंटू में 1 अपॉन आर। डी टी से डी टी कट हो गया, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन की फॉर्म में आ गया, डी क्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन की फॉर्म में डी फाई अपॉन आर। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं तो क्या फॉर्मूला निकल कर आता है, क्यू इज इक्वल टू डेल्टा फाई अपॉन आर। और जो हमारा Q होगा इस केस में हमारा चार्ज, हमारा करंट, ठीक है, चार्ज कभी भी डिपेंड नहीं करता टाइम पर। ठीक है, चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। तो Q इज इक्वल टू डेल्टा फाई अपॉन आर जो है फॉर्मूला आ गया यहाँ पे। कैसे आया एक बार फिर से, ई इज इक्वल टू डी फाई अपॉन डी टी। ई एम एफ का फॉर्मूला हम जानते हैं, ई एम एफ का फॉर्मूला लिख लिया, यहाँ हमने करंट का फॉर्मूला लिख लिया। ई एम एफ, ई के प्लेस पे यहाँ हमने जो है डी फाई अपॉन डी टी लिखा इंटू 1 अपॉन आर। आई को खोल के लिख दिया डी क्यू अपॉन डी टी, यहाँ पे डी टी से डी टी कट हो गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, डी क्यू इज इक्वल टू डी फाई अपॉन आर। तो क्यू यहाँ पे अगर इंटीग्रेशन को सोल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्यू इज इक्वल टू फाई डेल्टा फाई अपॉन आर, जो डिपेंड नहीं करता किस पर, टाइम पर, डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम। नेक्स्ट बात करेंगे लेंजेस लॉ की। ठीक है, जो मैं बता रही थी कि ऊपर जो है हमारे ईएमएफ वाले फॉर्मूले में माइनस है, वो कहाँ से आया। हालांकि डायरेक्शन को शो करता है, लेकिन फिर भी फिजिक्स जो है प्रैक्टिकल नॉलेज मांगती है, हर चीज़ के पीछे एक फैक्ट होना ज़रूरी है, देना भी पड़ता है। तो इसमें हम बात करेंगे डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट। वही इंड्यूस्ड करंट की जो है डायरेक्शन को जो हमें सिग्निफिकेंटली दिखाता है वो होता है लेंजेस लॉ। ठीक है, इस लॉ के अकॉर्डिंग जो है, अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट और ईएमएफ, जो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन या फिर ईएमएफ होता है, इज सच दैट इट अपोजेस द कोज प्रोड्यूसिंग इट। आप इसको कैसे याद रखोगे,
मान लो कि जो है मतलब ये याद रखो कि जिसने इसको बनाया, करंट को जिसने प्रोड्यूस किया, ये उसी को अपोज करता है, ठीक है, उसी के खिलाफ जाके खड़ा हो गया। मतलब देखो कितना जो है ये करंट मतलब इंड्यूस्ड करंट की जो है लॉयल्टी देखो आप यहाँ से कि बिल्कुल जो है जिसने प्रोड्यूस किया उसी के अगेंस्ट जाके, उसी को अपोज कर रहा है, उसके अगेंस्ट जाके ये खड़ा हो गया है, ठीक है। तो ये लेंजेस लॉ हमें बताता है, ये बेस्ड होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाले फिनोमेने को ये फॉलो करता है, और हमारा फेरेडे लॉ और लेंजेस लॉ दोनों ही कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर डिपेंडेड है, ठीक है। यहाँ जो है मैंने 6 डायग्राम लिखे हैं, यहाँ से आप समझना। ये मुझे एक दे रखा है, इस केस में मेरी आई जो है करंट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, करंट डिक्रीज हो रहा है, यानी जो मेरी मैग्नेटिक फील्ड है यानी बी वो भी मेरी डिक्रीज होंगी। तो आप इस केस में मुझे बताएं कि इंड्यूस्ड करंट कौन सी डायरेक्शन में होगा। अब देखो अगर ये करंट मैंने आपको लेंजेस लॉ के अकॉर्डिंग, अगर करंट डिक्रीज हो रहा है तो क्या चाहेगा, इसका अपोज करेगा कि भाई तो डिक्रीज हो रहा है तो मुझे तो बढ़ना है। अब ये इस डायरेक्शन में डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, मतलब क्या है इस डायरेक्शन में ये ऐसे डिक्रीज हो रहा है, ये इधर अपना, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज उसका अपोज करेगा अंदर की साइड। अंदर आप देखो यहाँ पे आपको अपना वो जो है राइट हैंड थंब रूल अपना अप्लाई करना। अगर इस साइड करंट है तो आप फिंगर को इस साइड मूव करोगे तो ऊपर की साइड यानी आउटवर्ड आपका क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड मेरा ये रहा अंदर, ठीक है। तो आपका क्या होगा, जो करंट है इंड्यूस्ड करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा। अगर यहाँ पे करंट इंक्रीज हो रहा है तो वो क्या चाहेगा कि डिक्रीज हो, भाई डिक्रीज हो, ठीक है, वो अपोज करेगा तो ये हो जाएगा क्लॉकवाइज। अगर ये चीज़ें आपको ऐसे समझ नहीं आ रही तो ये इंक्रीज और डिक्रीज वाले केस में तो मैं आपको एक बात कह सकती हूँ कि आपको करंट डिक्रीजिंग दे दें तो आपका एंटी क्लॉकवाइज याद रखना, और करंट इंक्रीज दे रखा है तो क्लॉकवाइज चीज़ याद रखें, ठीक है। आप ये 2 चीज़ याद रखो। उसके बाद मेरे पास ये दे दिया, ये मैग्नेट है, ठीक है, यहाँ पे ये मोशन में है, ये इसका नॉर्थ पोल है। नॉर्थ अगर यहाँ पे व्यूअर देख रहा है इसको तो ये क्या दिखेगा, तो ये आप इसमें याद रखो कि नॉर्थ पोल अगर है तो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, ये अपोज करेगा ना, ठीक है, ये अपोज करना चाहेगा इसके करंट को, तो ये क्या करेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट इंड्यूस करेगा। ये साउथ पोल है, ये इस साइड से इसे देख रहा है तो यहाँ पे क्या होगा क्लॉकवाइज, ठीक है। ये जो है मैं बताऊँ आपको ये किसी भी कंडीशन में बदलते नहीं है, हालांकि बस थोड़ा सा समझना होता है। आप ये याद रखें कि भी डिक्रीज में एंटी क्लॉकवाइज है, इंक्रीज में क्लॉकवाइज है, नॉर्थ में नॉर्थ के साइड फेस है तो एंटी क्लॉकवाइज है, फिर साउथ में है तो क्लॉकवाइज, ठीक है। अब ये केस दे दिया, ठीक है, ये इस साइड है, अब इसकी डायरेक्शन बदल दी हमने, ये मोशन में है तो इस डायरेक्शन में क्या होगा, अब भी देखो यहाँ पे भी नॉर्थ था, यहाँ पे भी नॉर्थ था, तो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा कि भाई कैसे अपोज निकालूँ कैसे क्या, तो ऐसे याद रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे साउथ के साइड फेस है तो साउथ की साइड क्या होगा मेरा, हाँ इस केस में बदल गया। अब बताऊँ ये कुछ केस एक्सेप्शनल भी होते हैं, क्योंकि देखो इसमें डायरेक्शन थी नॉर्मल, यहाँ से अगर नीचे की साइड हम देखें तो हम नॉर्थ, यहाँ से हमारा जो है व्यूअर देखेगा मोशन नीचे की साइड है। अब मोशन नीचे की साइड है, यहाँ देखो ये इसकी साइड तो है नहीं मैग्नेटिक फील्ड लाइन की साइड, तो यहाँ पे जो मेरे पास आएगा वो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज करंट जो है इंड्यूस होगा इसके अपोजिट। और यहाँ पे ध्यान रखो कि अगर किसी भी चीज़ को हम जो है फ्रीली गिरती है तो उसके ऊपर ग्रेविटेशन लगती है, ग्रेविटेशन लगती है, आप उस ग्रेविटेशन को अपोज कर रहे हैं, ठीक है। हम उस ग्रेविटेशन को अपोज करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, मेरी कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन लगेगी, वो एक्सेलरेशन लगेगी जरूर लेकिन ग्रेविटेशन से ज़्यादा नहीं होगी, तो मेरी ग्रेविटेशन तो ग्रेटर होगी लेकिन एक्सेलरेशन भी वहाँ पे कुछ ना कुछ लगती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे मोशनल ईएमएफ की। अब मोशनल ईएमएफ क्या होता है, ये मान लो ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड वाला रीजन है, यहाँ पे मेरा लगा हुआ एक मेरा कंडक्टर रखा हुआ है, ठीक है, ये इसकी लेंथ है, ये इसका मैग्नेटिक फील्ड, ये वी वेलोसिटी के साथ आगे जो है मूव करता है, आगे निकल रहा है, यानी ये मूवमेंट कर रहा है, मोशनल ईएमएफ है, आगे जा रहा है। तो इसका नॉर्मल फॉर्मूला आपको जो याद रखना वो क्या होगा, E इज इक्वल टू यानी ईएमएफ इज इक्वल टू V इंटू बी। ये क्या है, इसकी वेक्टर फॉर्म, और वेक्टर फॉर्म क्या होता है, जब V इंटू बी दे रखा हो तो यानी जो वेलोसिटी है मेरी, जो मेरी वेलोसिटी होगी वो परपेंडिकुलर है बी के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के। अब ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, यहाँ पे ये मेरी क्या होगी, जो है परपेंडिकुलर होगी इसके, तो यहाँ पे क्या है, वी और बी जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन और जो वेलोसिटी है वो परपेंडिकुलर है, तो वी इंटू बी हो जाएगा, और हमारा क्या है एल, तो ई इज इक्वल टू वी इंटू बी, एल जो है फॉर्मूला होगा। ये 1% केस में हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, लेकिन जो 90% केस में जो फॉर्मूला हमारा एप्लीकेबल होता है वो कौन सा है, वेक्टर वी परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी परपेंडिकुलर टू एल, मतलब तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं वेक्टर की फॉर्म में, ठीक है। अगर हम यहाँ पे हमारे पास था वी बी, अगर हम इसको वेक्टर के फॉर्म में हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, ऑब्वियसली साइन 90, ठीक है, मतलब साइन थीटा आता है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या है 90, साइन 90 इंटू एल, तो वी बी एल साइन 90 की वैल्यू क्या होती है हम जानते हैं 1 या 0,
ठीक है, तो 0 होती है तो वी बी एल कोस थीटा, यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, वी बी एल कोस थीटा मेरा जो है फॉर्मूला होगा। और जो मेजर फॉर्मूला होगा अगर हम इससे अगर निकालें, ये जो v परपेंडिकुलर टू b परपेंडिकुलर टू l था, वो क्या होगा, E इज इक्वल टू बी वी एल। बहुत मोस्ट पॉपुलर फॉर्मूला है, ठीक है, जो अप्लाई होता है न्यूमेरिकल्स में, और डिमांड भी न्यूमेरिकल्स की मोस्टली यही फॉर्मूले की होती है, E इज इक्वल टू बी वी एल। ठीक है, इसको ये मॉडिफाई तो आगे पीछे होता ही रहता है न्यूमेरिकल्स तो, लेकिन ये जो है मेन है, E इज इक्वल टू बी इंटू वी इंटू एल। ठीक है, जब भी आपको दे रखा हो कि भाई वेलोसिटी पैरेलल टू लेंथ, या फिर वेलोसिटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, या फिर लेंथ पैरेलल टू बी, उस केस में जो ईएमएफ की वैल्यू होती है वो 0 होती है। न्यूमेरिकल में आपको दे दे तो सोचने की आवश्यकता ही नहीं है, परपेंडिकुलर का केस नहीं है, पैरेलल का है, तो ईएमएफ क्या होगी मेरी, 0 हो जाएगी। अब डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करें तो एक मेरे पास दो तरीके होते हैं, दो मेथड है जिनसे हम निकाल सकते हैं डायरेक्शन। एक है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, जो हम पढ़ते आए हैं, मतलब काफ़ी बार पढ़ चुके हैं पीछे चैप्टर्स में भी, लेकिन इसका हम यहाँ पे यूज़ नहीं करते। ठीक है, ये क्या देता है, फोर्स की डायरेक्शन। ठीक है, ये मेजरली फोर्स को डिनोट कर देता है, जैसे ये थंब जो है ये मोशन की डायरेक्शन में लगाना होता है, और फील्ड के में ये हमारी फर्स्ट फिंगर, जो मिड फिंगर होती है करंट की डायरेक्शन में। दूसरा मेथड होता है राइट हैंड पाल्म रूल। ये जो है काफ़ी कन्वीनियंट जो है मेथड है एक, जिससे हम इजीली पता लगा सकते हैं कि इंड्यूस्ड करंट या ईएमएफ की जो है डायरेक्शन क्या होगी। इसमें क्या करना है कि जिस भी रीजन में जो है डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की, आपको अपनी फिंगर्स उस डायरेक्शन में लेकर जानी है, और जो थंब है वो जाएगा कौन सी डायरेक्शन में, जहाँ क्या है मोशन ऑफ कंडक्टर। ठीक है, यानी वी की डायरेक्शन में ये, आगे ये, और जो जहाँ पर भी ये फिर आपको जो है डिनोट करेगा, यहाँ पे जहाँ पे भी ये सिग्निफाई करेगा, वो डायरेक्शन होगी हायर पोटेंशियल की, यानी पॉजिटिव जो हमारी होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें कि नोट दैट इन E इज इक्वल टू वी इंटू बी इंटू एल। एल क्या है मेरा, एल डिस्प्लेसमेंट लेंथ होती है, फिर वेक्टर लेंथ। कभी भी जो है ये लेंथ ऐसी नहीं होगी, मतलब ऐसे जिगजैग लाइन नहीं होती, जैसे हमारी जो वेक्टर लेंथ होती है क्या होती है, जो नेट वेक्टर वगैरह, ठीक है, वो बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट लेंथ या फिर वेक्टर लेंथ ही हम एल को जो है इस चैप्टर में लेते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे पावर आउटपुट। ये जो है फॉर्मूले के जो है पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट फॉर्मूले निकल के आए हैं यहाँ। अगर आपको दे दिया जाए कि पावर आउटपुट निकालनी है आपको, ठीक है, किसी भी कंडीशन में, आपको ये फॉर्मूला याद रखना, आपको ये फॉर्मूला वहाँ पुट करना है। ये जो हम यहाँ पे फॉर्मूले पढ़ते हैं, ये जो हमारा मैग्नेटिज्म चैप्टर है, ठीक है, मैग्नेटिज्म चैप्टर में हम ये ऑलरेडी ये डिस्कस करके आ चुके होते हैं कि जो हमारे B इज इक्वल टू म्यू नोट I अपॉन 2R, ये जो हमारे सब फॉर्मूलेज वगैरह होते हैं ये पढ़ के आ चुके हैं हम यहाँ पे, जो हम बहुत बार यहाँ बात कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे पावर आउटपुट का क्या फॉर्मूला निकल के आएगा, B स्क्वेयर V स्क्वेयर L स्क्वेयर, यानी B V L आप नॉर्मली याद रख रहे हो तो उनका स्क्वेयर कर दो, अपॉन में R प्लस R। R क्या है, रेडियस जो मतलब लार्जर सर्कुलर की होती है, हमारे सर्कल या कुछ भी दे रखा हो, और R जो है स्मॉलर की। उसके बाद हमें निकालना हो क्या, फोर्स। ये इसी के ऊपर डिपेंड है, ठीक है, इसी का पार्ट है ये। आगे हमें निकालनी हो एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। उसके बाद हम फोर्स की बात करें तो V इज इक्वल टू बी स्क्वेयर वी स्क्वेयर एल स्क्वेयर अपॉन आर प्लस आर। हमारे पास यहाँ हो जाएगा V स्क्वेयर बाहर चला जाएगा, B अंदर, V से V एक कट हो गया, तो मेरे पास क्या आ जाएगा फाइनल, बी स्क्वेयर वी एल स्क्वेयर अपॉन आर, बी स्क्वेयर वी एल स्क्वेयर अपॉन आर फॉर्मूला आ जाएगा। अब हमें यहाँ कैलकुलेट करना है ईएमएफ अक्रॉस एंड्स ऑफ रोड, ठीक है। रोटेटिंग रोड की बात करेंगे यहाँ पे हम। देखो पीछे हमने मोशनल ईएमएफ की बात की थी, ठीक है, जो मतलब जो है अपने मैग्नेटिक फील्ड रीजन से या तो लीव कर रहा था या वहाँ पे एंटर करता है, कैसे भी। यहाँ पे हम बात करेंगे ईएमएफ की रोड के अक्रॉस, ठीक है। एक रोड होती है, ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड रीजन है, यहाँ पे मेरी रोड रखी हुई है। ये ओमेगा जहाँ पर भी आ जाए हम जानते हैं, यानी क्या वो रोटेशनल मोशन में है, अंडरस्टूड है अल्टीमेटली। तो क्या होगा, वो रोटेशनल मोशन में होगा, सर्कुलर मोशन में होगा। तो ये मेरा क्या है, रोड ऐसे मूव कर रही है, ठीक है, मूव कर रही है ओमेगा के साथ। ये मेरा O पॉइंट, ये मेरा P पॉइंट। तो आप एक बात याद रखना कि ओमेगा जो है, ओमेगा V इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, यानी वेलोसिटी R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो मेरे हर एक, जैसे यहाँ पे मेरी वेलोसिटी कम होगी, यहाँ ज़्यादा हो जाएगी, यहाँ मतलब मेरी आगे जितना आगे रेडियस बढ़ता है, मेरी जो है मेरी वेलोसिटी उतनी ज़्यादा बढ़ती रहती है, ठीक है, वेलोसिटी मेरी उतनी ज़्यादा बढ़ती है। ये चीज़ आप याद रखो। अब एक फॉर्मूला हमने देखा था ऊपर, जो मैंने बताया था मोस्ट पॉपुलर 90% केसेस में जो हम अप्लाई करते हैं वो क्या है, वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू B परपेंडिकुलर टू L।
ठीक है। तो इससे हमने एक और फॉर्मूला निकाला था इज इक्वल टू बी वी एल, ये हमारे पास निकल के आ गया था। यहाँ पे जो वी है, ठीक है, वेलोसिटी है मेरी, वो मैं किसकी लूँगी, सेंटर ऑफ मास की। सेंटर ऑफ मास की है, हमेशा याद रखने वाली बात है, फैक्चुअल पॉइंट है। रोटेशनल रोड या फिर एक सर्कुलर मोशन में हम जो है v की वैल्यू सेंटर ऑफ मास लेते हैं, ठीक है। l तो जो है सो है डिस्प्लेसमेंट लेंथ या वेक्टर लेंथ जिसे हम कहते हैं हमारी है, लेकिन v को हम क्या लेंगे, सेंटर ऑफ मास। कभी भी v को हम एज इट इज़ नहीं छोड़ते, इसकी वैल्यू हमारे को सर्कुलर मोशन में पुट करनी होती है, मेंशन करनी होती है। तो यहाँ पे देखो मेरा ये मिडल में क्या होगा, ये मान लो मैं सेंटर में मान लेती हूँ l/2, ये मेरी लेंथ है कंप्लीट। यहाँ पे मिड में क्या होगी, l/2 हो जाएगी, यानी हाफ होगी। तो मैं यहाँ क्या लिख सकती हूँ, v के प्लेस पे l/2 ओमेगा। v क्या होता है, r ओमेगा, r लिख दिया मैंने। रेडियस क्या था मेरा, l/2 ओमेगा एज इट इज़। और l क्या निकल के आया, फाइनल फॉर्मूला E इज इक्वल टू बी ओमेगा एल स्क्वेयर अपॉन 2। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, E इज इक्वल टू बी ओमेगा एल स्क्वेयर अपॉन आर, ठीक है। और अगर हमको दे दिया जाए कि भाई 2 पॉइंट दे रखे हैं, जैसे अब इसमें बोल दिया कि वी ओ में से वी पी माइनस करना, तो नॉर्मली आप क्या फॉर्मूला पुट करोगे, यही बी ओमेगा एल स्क्वेयर अपॉन एल स्क्वेयर अपॉन 2, ठीक है। ये इतना आप बेशक याद रख लो, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ये वाला जो है अप्लाई इजीली हो भी सकता है और यही करना है, ठीक है। वी ओ माइनस वी पी इज इक्वल टू बी ओमेगा एल स्क्वेयर अपॉन आर। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेल्फ इंडक्शन की। सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड के केस में द इफेक्ट इन विच अ चेंजिंग करंट इन अ सर्किट इंड्यूसेस एन इंड्यूस ईएमएफ। मतलब खुद के अंदर ही जब मतलब करंट चेंज होता है, हम जानते हैं कि किसी भी सर्किट में जब करंट चेंज होगा उसी कंडीशन में ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है, सेम सर्किट में। यहाँ पे मतलब सेल्फ इंडक्शन, ठीक है। सेल्फ से आप याद रखो कि एक सर्किट है, खुद के अंदर करंट चेंज हो रहा है और उसी के अंदर क्या है, ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, ठीक है। कोई दूसरे के ऊपर ही डिपेंडेंट नहीं है, खुद के सर्किट में जो है करंट चेंज कर लिया, खुद के सर्किट में ईएमएफ इंड्यूस हो गया और करंट प्रोड्यूस हो गया, ठीक है। तो यहाँ देखो दो कंडीशन है कि एक कंडीशन में करंट इंक्रीज हो टाइम के साथ। अगर इंक्रीज था, मैंने पीछे ही बताया था कि ऐसे नहीं समझ आए तो सिंपली याद रख लेंगे कि भाई एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है ये क्या करेगा, अपोज करेगा। लेंजेस लॉ बहुत मस्ट है समझना कि भाई लेंजेस लॉ क्या है, अपोज करवाना है हमें बेसिकली, ठीक है। इसके कोज जो इसका प्रोडक्शन का कोज है उसी को हम अपोज कर देंगे। यहाँ पे ये इंक्रीज कर रहा है, ये चाहेगा कि भाई मैं डिक्रीज हूँ, डिक्रीज करना है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसमें क्या है, अब देखो हो गया इसमें। अब नेक्स्ट कंडीशन है डिक्रीज हो रहा है, करंट कम हो रहा है, करंट कम हो रहा है टाइम के साथ। अब ये चाहेगा कि भाई करंट बढ़े, ठीक है, ये तो कम नहीं होने देना चाहेगा। तो इस कंडीशन में क्या है, हमारा क्लॉकवाइज जो है इंड्यूस होगा क्या, ईएमएफ। अब यहाँ पे देखो ये खुद एक ही सर्किट था, खुद के अंदर ही जो है करंट चेंज कर लिया, ईएमएफ इंड्यूस कर लिया। तो ये दोनों एग्जांपल जो हैं सेल्फ इंडक्शन के हैं, ठीक है। सेल्फ इंडक्शन के ये दोनों एग्जांपल हैं। बात करते हैं इंड्यूस्ड करंट अपोजिस ग्रोइंग करंट एंड सपोर्ट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे कि इंड्यूस करंट जो होगा वो हमेशा अपोज करेगा ग्रोइंग करंट को। ग्रोइंग करंट क्या है, जो करंट इंक्रीज हो रहा है, करंट बढ़ रहा है, और सपोर्ट करेगा किसे, डाइंग करंट को, ठीक है। बेसिकली मतलब ये एक अच्छा है कि भाई आप वैसे नॉर्मल अगर जनरली आप याद रखना चाहो तो ऐसे भी रख सकते हो कि भाई कोई चीज़ ग्रो कर रही है उसको अपोज कर दिया, और कोई चीज़ बिल्कुल डाई कर रही है उसको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अपोज करेगा ग्रोइंग करंट को और सपोर्ट करेगा डाइंग करंट को, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे डायरेक्शन ऑफ सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट। सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ या करंट की डायरेक्शन की बात करें तो ये मेरे पास होता है एक सोलिनोइड, ठीक है, सोलिनोइड ही मान लेंगे यहाँ पे। ये इसका एरिया, ये ए है, ये बी है। इस साइड करंट इंक्रीज हो रहा है, इंडक्टर है, ठीक है, इंक्रीज हो रहा है करंट। तो इस साइड करंट इंक्रीज हो रहा है, करंट इंक्रीज यानी ग्रोइंग करंट। अभी हमने बात की कि ग्रोइंग करंट को क्या है, इंड्यूस्ड करंट अपोज करेगा, ठीक है, उसके खिलाफ रहेगा। अब ये जो है मेरा इंड्यूस्ड करंट जो है मेरा कौन सी डायरेक्शन में है, आई इंक्रीजिंग मेरा, ठीक है, इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो मेरा जो इंड्यूस्ड करंट होगा ये मेरा ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो ये मेरा क्या हुआ, इंड्यूस्ड जो है इंड्यूस्ड करंट जो है मेरा क्या हुआ, अपोजिट डायरेक्शन में हुआ। नेक्स्ट बात करेंगे करंट डिक्रीज हुआ, करंट कम हो रहा है, तो यानी वो उसको सपोर्ट करेगा। करंट कम हो रहा है तो जिस डायरेक्शन में ईएमएफ था वो उस डायरेक्शन में क्या करेगा, करंट को इंड्यूस करा देगा, ठीक है।
अब बात करेंगे सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ या कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस की। जो भी हम जो है कंसेप्ट पढ़ते हैं उनमें हम कोफिशिएंट उनके ज़रूर स्टडी करते हैं, ठीक है। अब जैसे सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ के केस में क्या होगा, ये मेरा पास एक सोलिनॉइड है, ठीक है, ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है। इंडक्टर सोलिनॉइड जो मान लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंडक्टर मान लेते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है। खुद ही करंट इसमें चेंज कराया इसने, करंट चेंज हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज हुई। मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज हुई तो क्या हुआ, मेरा ईएमएफ इंड्यूस हो गया, ठीक है। सेल्फ इंडक्शन का केस है जो हम पढ़ भी चुके हैं ऊपर, अभी हमने डिटेल में देख लिया था। तो इस केस में क्या लग रहा है आपको, जो ये मेरा मैग्नेटिक फ्लक्स है, क्या ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक है भाई। जितना मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा फ्लक्स उसी के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे जनरेट हो रहा है, राइट। तो जो मेरा मैग्नेटिक फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नेटिक फील्ड के और करंट के भी। अब करंट जितना चेंज होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन में उतना चेंज आएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन में जितना चेंज आएगा फ्लक्स उतनी ही क्या होंगी, इंड्यूस होंगी। तो ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। तो यहाँ पे क्या हम लिख नहीं सकते कि जो फाई है, जो मेरी मैग्नेटिक फ्लक्स है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए हमारे पास हमेशा से कोफिशिएंट होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। कोफिशिएंट हमेशा हर कंसेप्ट के लिए जो है क्या स्पेसिफिक होते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास फाई इज इक्वल टू यहाँ पे इस केस में हम प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, एल आई। एल क्या रिप्रेजेंट करेगा, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। और अगर हम एल की अगर फर्दर बात करें इस कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस की, क्योंकि हमारे पास न्यूमेरिकल ऐसे भी आ सकते हैं कि हमें बोल दे आपको जो है सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है, ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस का कोफिशिएंट सॉरी। तो एल इज इक्वल टू फाई अपॉन आई मेरे पास क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, वीबर पर वीबर अपन एम्पायर, क्योंकि एम्पियर सॉरी फाई की जो मेरे पास ऐसा यूनिट वो क्या होती है, वीबर या फिर टेस्ला मीटर स्क्वायर हम पढ़ चुके हैं, और आई की हम जानते हैं एम्पियर। तो अगर हम इसको नॉर्मली लिखें तो इसको हम हेनरी या फिर एच से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये थी हमारी पहली डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया था। अगर अब हम बात करें बिल्कुल स्पेसिफिकली ईएमएफ के केस में जाके, तो वो क्या होगा, हम जानते हैं ईएमएफ का फॉर्मूला क्या आता है हमारे पास, माइनस डी फाई बी अपॉन डी टी, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू माइनस डी फाई बी की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, ठीक है। फाई की वैल्यू क्या थी, एल आई अपॉन डी टी। तो यहाँ पे अगर एल को बाहर निकाल लेंगे तो ये माइनस एल डी आई अपॉन डी टी हमारे पास आ गया। ध्यान रखेंगे जो भी ये कोफिशिएंट होगा सेल्फ इंडक्टेंस का या फिर आगे म्यूचुअल का भी हम केस पढ़ेंगे, तो ये कभी भी डिपेंड नहीं करता इसके मतलब करंट वगैरह पे, बिल्कुल नहीं। सिर्फ शेप साइज ऑफ इंडक्शन, मतलब शेप क्या है इंडक्शन की और साइज़ क्या है, जो इनका कोफिशिएंट होता है ये उन पे ही डिपेंड करता है, डिपेंडेंट होता है, ठीक है। एक बात और, जो मतलब हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी आती है तो ये हम अल्टरनेटिव करंट चैप्टर में वैसे पढ़ते हैं, तो वो जो कभी भी है ना डायरेक्ट करंट हमारे घरों में नहीं आता, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट हमारे घरों में सप्लाई होता है हमेशा। जो ये ट्रांसफार्मर वगैरह लगे होते हैं, बहुत सारे सब स्टेशंस होते हैं, ठीक है, ये पावर हाउस वगैरह होते हैं हमारे आसपास। इनका क्या काम होता है, अगर देखो हमारे घरों में डायरेक्ट बहुत हाई वोल्टेज की जो है करंट आएगा, बहुत हाई वोल्टेज का, तो हमारे घरों में जो ये इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस लगे होते हैं तो ये बिल्कुल इनका शॉर्ट सर्किट हो सकता है, ठीक है। सब कुछ जो है जल सकता है और ख़राब हो सकता है। तो इसलिए जो है ये बहुत सारे सब स्टेशंस होते हैं कि घरों में जो है एक अप्रोप्रिएट लेवल की करंट आए, ठीक है, उनका वोल्टेज भी जो है लिमिटेड हो, अप्रोप्रिएट हो, और क्या है उनका करंट भी सही अमाउंट में आगे। तो मैं आपको बता दूं जो इलेक्ट्रिसिटी जो करंट पास होता है वो 50 हर्ट्ज का होता है, मतलब 1 सेकंड में जो है करंट 2 बार अपनी पीक वैल्यू पे होता है। तो 1 मिनट में जो है वो 100 बार, ठीक है, 100 बार आपको जो है बहुत तेज़ झटके महसूस हो सकते हैं अगर 50 हर्ट्ज की बिजली हमारे घरों में सप्लाई होती है और 1 सेकंड में वो 2 बार पीक वैल्यू पे होते हैं, यानी 50 × 2 100 टाइम्स जो है वो अपनी पीक वैल्यू पे होगा करंट, और आपको जो है क्या है 100 बार बहुत तेज़ के जो है झटके करंट महसूस हो सकते हैं अगर आप उसके कॉन्टेक्ट में आते हो तो, ठीक है। ये थोड़ी जो है एक्स्ट्रा नॉलेज थी इस चैप्टर के जो केस में, हालांकि हम अल्टरनेटिंग में पढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, हाँ ये फॉर्मूले जो दोनों हमने ले लिए मैंने समराइज़ करके एक साथ लिख दिया कि फाई टोटल का एक तो फॉर्मूला हमारे पास निकला था एल आई, दूसरा हमारे पास क्या आया था ई इज इक्वल टू EMF के केस में माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। दोनों ही केस में क्या है, एल मेरा कॉन्स्टेंट रहता है और डिपेंड करता है शेप और साइज किसके, इंडक्शन पे।
अब बात करेंगे सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कोयल। कोयल की सेल्फ इंडक्टेंस की हम बात करें तो इस केस में मेरे पास क्या होगा, फॉर्मूला क्या था हमारे पास, फाई टोटल इज इक्वल टू एल आई। फाई टोटल यानी फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था, ऊपर निकाल चुके हैं। देखो जितना आगे हम बढ़ते हैं ना इन चीज़ों में, हमें अपना बेस याद रखना पड़ता है। हम स्टार्टिंग में ये फ्लक्स वगैरह के फॉर्मूले पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना होता है, कुछ एक्सेप्शनल चीज़ें नहीं आती यहाँ पे, जो हम पीछे पढ़ के आते हैं ना। देखो यहाँ पे फाई का हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, आगे हमको क्या उसमें वही चीज़ पुट करनी है कि एन इंटू बी ए। हाँ, ये एन कहाँ से आया, अगर यहाँ पे बात करी जाए कि एन टर्न्स की आपको बात करी जाए, फॉर्मूले में दे दे कि एन टर्न्स से मूव कर रहा है कोई भी कोयल, तो बस आपको वहाँ पे क्या पुट कर देना है, एन बी ए इज इक्वल टू एल आई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन बी ए कोस थीटा इज इक्वल टू एल आई, हम जानते हैं ये जीरो हो गया कोस बेसिकली। तो एन हम जो है पीछे मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में ये चीज़ पढ़ते हैं, पढ़ के आ चुके हैं कि भाई बी मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, एक सर्कुलर मोशन में वो क्या होता है मेरे पास, सर्कुलर कोयल में सॉरी क्या होगा, म्यू नोट अपॉन 2 इंटू आई अपॉन आर, ठीक है। इंटू में क्या हो जाएगा एन, और ये एरिया क्या है पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू एल आई। यहाँ पे आर से आर कट गया और आई से आई, तो मेरे पास जो आउटपुट निकल के आया है, फाइनल आउटपुट या फॉर्मूला आप इसे कह लो, वो क्या आया है, एल इज इक्वल टू म्यू नोट एन का स्क्वायर पाई आर अपॉन 2, ठीक है। क्या आया है, म्यू नोट एन का स्क्वायर पाई आर अपॉन 2। तो ये फॉर्मूला बहुत मस्ट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करें हम किसकी, इंडक्टेंस ऑफ सोलिनोइड या फिर कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस की। अब यहाँ पे हम सोलिनोइड के केस में अगर डिस्कस करें, ये मान लो मेरा सोलिनोइड है, ये इसकी एल लेंथ है, ये इसका रेडियस है, मतलब रेडियस आर से डिनोट करें, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ स्मॉल एन से। तो मेरे पास जो नॉर्मली फॉर्मूला निकल के आया है वो क्या है, मतलब ये मैं बताऊँ आपको, जब भी न्यूमेरिकल्स हमारे पास आते हैं मेनली वो इन्हीं फॉर्मूले पे डिपेंड आते हैं, मतलब बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूले अप्लाई करने होते हैं मेजॉरिटी ऑफ न्यूमेरिकल्स में, जो इस केस में आते हैं। एल इज इक्वल टू म्यू नोट एन स्क्वायर पाई आर का स्क्वायर अपॉन इंटू एल। यहाँ पे एन के प्लेस में हम कैपिटल एन अपॉन एल भी लिख सकते हैं। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और एन क्या होगा, कैपिटल एन टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। और अगर आप चाहो तो आप इस जो है अपने खुद से ट्राई कर सकते हो, जैसे हमने पीछे निकाले हैं फाई टोटल इज इक्वल टू एल आई के फॉर्मूले से आप आगे इनमें फॉर्मूले पुट करते जाए कि फाई टोटल के प्लेस पे क्या फॉर्मूला आएगा, बी ए कोस थीटा वगैरह, एल आई के प्लेस पे सोलिनोइड के केस में आप इसे अप्लाई करोगे तो आपके पास ये फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, ठीक है। एल इज इक्वल टू म्यू नोट एन का स्क्वायर, यहाँ पे पाई आर इंटू एल के प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं, पाई आर एल क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है हमारे पास। सिंपली हम क्या लिख सकते हैं, एल इज इक्वल टू म्यू नोट एन का स्क्वायर वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, यहाँ पे हमारा जो सेल्फ इंडक्शन वाला कंसेप्ट था पूरा हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, म्यूचुअल इंडक्शन की, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, सेल्फ इंडक्शन में हमने बात की थी कि एक स्पेसिफिक एक ही सर्किट है, खुद उसमें करंट चेंज हो रहा है, ईएमएफ उसी में इंड्यूस हो रहा है। इस केस में थोड़ा अलग होगा, ये क्या फिनोमेना है, ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट इन वन कोयल ड्यू टू अ चार्ज ऑफ करंट इन नेबरिंग कोयल। अब मान लो ये मेरे पास प्राइमरी कोयल है, ये सेकेंडरी कोयल है, दो कोयल है मेरे पास, ठीक है। इसमें प्राइमरी कोयल में मेरा क्या होगा, करंट इंक्रीज हो रहा है, यानी इसमें प्राइमरी में मेरा करंट चेंज हो गया, करंट बढ़ गया। इसमें करंट बढ़ा तो मेरे सेकेंडरी में क्या हो गया, सेकेंडरी में मेरा करंट इंड्यूस हुआ। अब भाई चेंज तो प्राइमरी में हुआ था, लेकिन उसका जो अफेक्ट है, उसका जो हमें नतीजा देखने को मिला वो सेकेंडरी में मिला, यानी सेकेंडरी में भी करंट इंड्यूस हुआ। अब जहाँ पे करंट इंड्यूस होता है तो वहाँ पे फ्लक्स भी तो इंड्यूस होती है। तो इसमें बेसिकली क्या हुआ, अगर आप समझ पाए कि चेंज तो प्राइमरी में हुआ है, कि करंट का चेंज प्राइमरी में हुआ है, कि वो बढ़ा है घटा है वो सिचुएशन पे बेस्ड है, लेकिन उसका अफेक्ट जो है वो सेकेंडरी में दिखा है, ठीक है। दूसरे में उसका अफेक्ट दिखा है कि दूसरे में फ्लक्स इंड्यूस हो गई, चेंज करंट 1 में हुआ लेकिन इंड्यूस फ्लक्स किस में हो गई, 2 में, यानी यहाँ पे मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ गई, ठीक है। तो इसी को हम म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं। म्यूचुअल इंडक्शन यही होती है, जबकि सेल्फ के केस में क्या था, सिर्फ एक ही था, ठीक है, एक ही सर्किट था। यहाँ पे मेरे पास 2 सर्किट हो गई, ठीक है, दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है, म्यूचुअल इंडक्शन वहाँ पे हो रही है। अब बात करें इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन की। इंड्यूस्ड ईएमएफ या कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन की हम बात करें तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, फाई टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1। इसका क्या मतलब है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स दूसरे में प्रोड्यूस हुआ वो किसकी वजह से हुआ, 1 की वजह से, 1 में जो करंट हुआ इंड्यूस, तो ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। तो फाई टू इज इक्वल टू क्या, हम इसे प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटा के यहाँ m नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं m इंटू करंट 1,
तो ये m क्या होगा, कोफिशिएंट हो जाएगा इंडक्टेंस का। अगर हम इस m को और खोल के लिखे तो सेम वही जो हमारे l के केस में था, सेल्फ इंडक्शन वाले में था कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, सेम वही चीज़ यहाँ पे होगी। ∅2/I1 इज इक्वल टू Weber/एम्पियर, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, हेनरी। ठीक है, और अगर हम इसके ये ऐसे भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि वन में करंट चेंज हो रहा है, 2 में ही फ्लक्स इंड्यूस होगा। ऐसा भी हो सकता है कि भाई सेकंड वाले में करंट चेंज हो रहा है और फर्स्ट में फ्लक्स इंड्यूस हो गया, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो म्यूचुअल इंडक्शन है वो सेम है। वन अगर हम उसको 1 2 और 2 1 केस कैसे भी उसको हम ले, वो क्या है, m ही रहता है, वो सेम ही होगा। ठीक है, अब अगर हम सेकंड वाले ईएमएफ के फॉर्मूले से अगर हम निकालें हम अपना म्यूचुअल इंडक्शन को, तो इसमें क्या होगा, E2 इज इक्वल टू माइनस d∅2/dt। ठीक है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, ∅2 क्या था हमारे पास, ∅2 का फॉर्मूला क्या था, mi1/dt। तो E2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -mdi1/dt, या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, E1 इज इक्वल टू -mdi2/dt। ध्यान बस ये रखना है कि चेंज अगर करंट पहले में हो रहा है तो इंड्यूस ईएमएफ जो है वो दूसरे में होगा, अगर दूसरे में करंट चेंज हो रहा है तो इंड्यूस ईएमएफ जो होगा वो पहले में होगा। ठीक है, नेक्स्ट मूव करें। म्यूचुअल इंडक्टेंस फॉर 2 कॉन्सेंट्रिक कोयल की अगर हम बात करें, म्यूचुअल इंडक्टेंस फॉर 2 कोसेंट्रिक कोयल, यहाँ पे मेरे पास 2 कोयल हैं। ठीक है, ये छोटा ये बड़ा, इसको मैं N1 कह देती हूँ, इसको N2। ये मेरा जो है रेडियस स्मॉल r से स्मॉल को रिप्रेजेंट करेगा और कैपिटल से कैपिटल को। यहाँ पे जो है करंट जो है मेरा मूव कर रहा है, तो इस केस में क्या होगा, ∅2 इज इक्वल टू mi1 जानते हैं हम। मतलब आप इस फॉर्मूले से नॉर्मली आप म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, जो पीछे हमने सेल्फ इंडक्टेंस में निकाला। ठीक है, सोलिनॉइड के केस में तो फॉर्मूला क्या आएगा, μ0 N1 इंटू N2 πr²/2r। ये फॉर्मूला आप याद रखें। ठीक है, ये फॉर्मूले याद रखने हैं। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन है कि इफ़ अगर I की वैल्यू 2t है तो EMF इंड्यूस जो है लार्जर कोयल में कितना होगा। ये मान लो मेरा प्राइमरी, ये सेकेंडरी कोयल। ठीक है, अब लार्जर में मेरे से पूछा है कि इंड्यूस EMF कितना होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इंड्यूस EMF इंड्यूस सेकेंडरी में हुआ है, यानी दूसरे वाले में हुआ, लार्जर कोयल में हुआ, तो स्मॉलर में करंट चेंज हुआ होगा। फॉर्मूला हम जानते हैं, अभी हमने EMF का पढ़ के आए हैं हम म्यूचुअल इंडक्टेंस का, E2 इज इक्वल टू mdi/dt। ठीक है, यहाँ पे m क्या होता है मेरे पास, μ0 N1 ये होता है। तो अगर इसको हम n को केस को हटा दें, n केस, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स की हमारे पास बात नहीं की गई, नॉर्मली आ जाएगा μ0 πa² इंटू 2 कैसे आया, अगर हम जो है करंट के इंटीग्रेशन करें, करंट का डिफ्रेंशिएशन करें 2t का, तो हमारे पास 2 आता है आंसर। तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा μ0 πa²/b। ठीक है, अब आपको अप्लाई करने का तरीका शायद समझ आया हो इस न्यूमेरिकल से। नेक्स्ट बात करें म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 लॉन्ग कोएक्सियल सोलिनॉइड्स। अगर 2 लॉन्ग कोएक्सियल सोलिनॉइड्स की बात की जाए तो उसमें क्या फॉर्मूला होगा। ये मान लो, ये देखो मेरा अंदर, अगर आप देख पा रहे हो, ये मेरा स्मॉलर सोलिनॉइड है, इसके ऊपर मेरा लार्जर है। ठीक है, दोनों में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। तो ये देखो आउटर और इनर की मैंने जो है लेबलिंग कर रखी है इनके पैरामीटर्स की। जैसे लेंथ आउटर की L इसकी है, मतलब ये खुद से पढ़ लें आप। फॉर्मूला मेरे पास जो आएगा वो आएगा μ0 N1 इंटू N2 πr²/L। ज़्यादा फर्क नहीं है इन फॉर्मूला में। ठीक है, यहाँ पे N1 N2, यहाँ पे πr² था, यहाँ पे πr², यहाँ पे 2r था, यहाँ पे L है। तो आप थोड़ा कोरिलेट करके फॉर्मूले याद कर लें, ईजी रहेगा। N1 निकालना हो तो क्या लिख सकते हैं, N1/L। N1 क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, N2/L क्या है, स्मॉलर N2 को निकालने के लिए। हम अपने लास्ट कंसेप्ट की यहाँ बात करें तो वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, जिसे हम K से डिनोट करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग क्या होता है कि मतलब कितना फ्लक्स लिंक हुआ है, मतलब एक में फ्लक्स जो था वो दूसरे के साथ कितना लिंक हुआ है, उसका अगर हम जो है स्टैंडर्ड फॉर्मूला देखें तो वो हमारे पास होता है K इज इक्वल टू m/√L1 + L2। अब ये पहला केस देखो, इसमें जितना इसमें फ्लक्स था ये 100% फ्लक्स इसमें लिंक हो गया, L1 जो है L2 के साथ कम्प्लीटली लिंक हो गया। तो यह इस केस में मेरी K की वैल्यू 1 हो जाती है, और जो मेरा फॉर्मूला बनता है वो क्या होता है, m इज इक्वल टू √L1 + L2। अगर सेकंड केस में हम बात करें तो इस केस में मेरा क्या हुआ, फ्लक्स बिल्कुल लिंक नहीं हुआ है, फ्लक्स लिंकेज 0, तो मेरा कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग वो भी 0 अंडरस्टूड है। और अगर यहाँ पे कपलिंग तो हुई है लेकिन एयर गैप है बीच में, तो इस केस में मेरा क्या होगा, 0 लेस देन K बट लेस देन 1। ठीक है, मतलब 50 60 70 इनके बीच में कितनी भी परसेंटेज हो सकती है।
नेक्स्ट बात करें इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की। ये क्या होता है, एक नए टाइप की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। अभी तक देखो इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में पीछे ये हमारा हो चुके हैं ये कंसेप्ट मतलब कवर, लेकिन ये एक नए टाइप की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। इसमें क्या होता है, जब भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होती है किसी भी क्लोज्ड पाथ में। देखो यहाँ एक्सेप्शन आ गई, क्लोज्ड पाथ में ईएमएफ इंड्यूस होती है। यहाँ आप देख लो, यहाँ पे करंट मूव कर रहा है, यहाँ पे ये चार्ज प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। ये मतलब अपनी डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड अलग है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो क्या है कि जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होने के कारण जो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुआ है, हम जान गए। लेकिन जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो डिफरेंट होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम पढ़ चुके हैं कूलम्ब्स लॉ में। अब ये मैंने बताया ना कि एक नए टाइप की इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो कूलम्ब्स लॉ में हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते हैं ये उससे अलग होता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, इंटीग्रेशन के अंदर EdL इज इक्वल टू -d∅B/dt। देखो मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर डिपेंड है, ठीक है, क्लोज लूप में। नेक्स्ट बात करें एडी करंट्स की। एडी करंट क्या होता है, इसको हम व्हिर्लपूल भी कहते हैं। मतलब क्या है, जो सर्कुलर मूवमेंट हो जिस चीज़ का। ये हमारे एक साइंटिस्ट थे फोकोल्ट नाम के, जिन्होंने 1895 में जो है एडी करंट की डिस्कवरी की थी। इसके अनुसार क्या है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में जब चेंज आता है वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ ऊपर पढ़ लिया हमने, और दस जो इंड्यूस्ड करंट जो फिर उसमें प्रोड्यूस हुआ है क्लोज्ड लूप में, उसी को हम क्या कहते हैं, एडी करंट्स। मैग्नेटिक फील्ड के चेंज के कारण जो वहाँ पे इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता है उसी के कारण एडी करंट जो है अंदर बनते हैं, क्लोज्ड लूप में बनते हैं। तो एडी करंट आर लूप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एडी करंट क्या है, लूप होते हैं इलेक्ट्रिक करंट के, जो एक कंडक्टर के अंदर इंड्यूस किए जाते हैं, होते हैं, किए नहीं जाते, खुद से होते हैं, बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इन कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड के चेंज के कारण, ठीक है। जो हमारे ट्रांसफार्मर वगैरह लगे होते हैं, देखो इनमें जो है लॉस होता है एडी करंट का, ठीक है। एडी करंट लॉसेस वगैरह ये चीज़ हम जो है अल्टरनेटिंग करंट वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, एडी करंट के लॉस वगैरह का, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम यूजेस की बात करें कि भाई एडी करंट के क्या क्या यूजेस हो सकते हैं, जो ब्रेक होते हैं ट्रेन के, भाई ट्रेन जो है बहुत ज़्यादा वेलोसिटी से, बहुत ज़्यादा स्पीड से मूव करती है। अब इतनी बड़ी ट्रेन इतनी स्पीड से अगर मूव करे तो एकदम से जब वो बहुत मुश्किल होता है, जो अब ये हैवी व्हीकल होते हैं हम इनके एकदम से ब्रेक नहीं लगा सकते कभी भी, ठीक है, क्योंकि इनकी वेलोसिटी खुद में बहुत ज़्यादा होती है। ये बहुत बड़े बड़े ट्रक होते हैं, ठीक है, ये ट्रक हाईवेज वगैरह होते हैं। आप कितनी भी कोशिश कर लेना, आप बहुत दूर हो भले इनसे, अगर आप इनके आगे आ गए हो, ये कितनी भी कोशिश कर लें आपको देख के कि भाई एकदम से ब्रेक लगाएं, लेकिन कुछ मीटर तक ये आगे फिर भी चलते हैं क्योंकि मास इतना ज़्यादा है इनका। तो ये एडी करंट का यूज़ हम इन्हीं सिचुएशन में करते हैं, जो ब्रेक होते हैं ट्रेन में, उनके केस में एडी करंट हमारा इस्तेमाल में आता है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग होती थी, पहले हमारे मीटर होते थे, इलेक्ट्रिक पावर मीटर्स, इंडक्शन फर्नेस जो हमारी हीटिंग करने के लिए, और स्पीडोमीटर्स में हम इनका यूज़ करते थे। तो यहाँ पे हमारा जो है ये चैप्टर तो कंप्लीट हो गया। अब आगे जो है हम इनके PYQs को डिस्कस करेंगे। ये जो है आगे इनके इस चैप्टर के कुछ PYQs हैं उनको हम देखेंगे।